थैंक यू पोजी। दिस इज अनदर केस ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। ऑलरेडी रॉकेट प्रोपल्शन रिलेटेड एक बेस केस जिसमें थर्स्ट कैलकुलेट करना था, प्रीवियस एपिसोड में मैंने बात करी थी। आप देखें एक और सिचुएशन है, स्लाइटली डिफरेंट है। हियर इट सेज इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज 1000 kg। सो हियर let us take the mass of rocket is 1000 kilogram, and here it is saying the calculate at what rate the fuel should be burned so that rocket is given an acceleration of, यहाँ acceleration दिया हुआ 20 meter per second square. The gases comes out at a relative speed of u relative given है 500 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से गैसेज रॉकेट में से इजेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स इफ इट इज़ अ रॉकेट, यहाँ से जब गैसेज इजेक्ट होंगे विद द रिलेटिव स्पीड यू आर, तो इनकी अगर रेट यहाँ पे आर है, आर किलोग्राम पर सेकेंड से गैसेज निकल रही है, तो जितना यहाँ पे मोमेंटम इम्पार्ट होगा उतना ही इसके ऊपर अपवर्ड थ्रस्ट एक्ट करता है। ये बात हमने डिस्कस भी करी थी। सो इन दिस केस वी कैन राइट इफ अपवर्ड थ्रस्ट इज एफ थ्रस्ट और डाउनवर्ड इसका वेट होगा एम जी, तो वी कैन सिंपली राइट एफ थ्रस्ट माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। और थर्स्ट इज एक्टिंग बिकॉज ऑफ द इजेक्शन ऑफ गैसेज, इसकी वजह से कोई और फोर्स नहीं है। थर्स्ट इज एक्टिंग बिकॉज ऑफ द इजेक्शन ऑफ गैसेज। So in this case, thrust force can be written as m times g plus a. So mass is given to us as 1000 and g is 10, a is 20, so this becomes 30. So this is 30,000 Newton. यानी इतना फोर्स यहाँ पे लगना चाहिए such that r kg per second is the rate at which gases are ejecting out. तो अगर हम यहाँ पे मोमेंटम पर सेकेंड देखेंगे, मोमेंटम पर सेकेंड इम्पार्टेड, तो आर किलोग्राम एक सेकंड में निकल रहा है, तो एक सेकंड में आर किलोग्राम को मोमेंटम मिल रहा है, तो दिस इज इक्वल्स टू आर इंटू यू रिलेटिव। आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को याद भी कर लीजिए। आगे कई केसेस के अंदर जब भी कभी कोई गैसेज या बॉडीज लगातार इजेक्ट हो रही होंगी किसी भी मदर बॉडी से या किसी भी बेस बॉडी से, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में थर्स्ट एक्ट करेगा उस थर्स्ट की वैल्यू आप डायरेक्टली आर यू आर लिख सकते हैं। दिस गोइंग टू बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर अपकमिंग केसेज ऑफ मास वेरिएशन ऑल्सो। सो यहाँ पे आर यू आर शुड बी एफ थ्रस्ट, तो वैल्यू ऑफ आर विल गेट इज 30,000 divided by UR, which is given to us as 500, so this comes out to be 60 किलोग्राम पर सेकेंड। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में रेट ही निकालनी है जिस रेट से ये फ्यूल गैसेज इजेक्ट हो रही हैं, सो दैट इट इज एक्सपीरियंसिंग अ थर्स्ट ऑफ 30,000 न्यूटन। प्रीवियस जो मैंने इलस्ट्रेशन लिया था रिलेटेड टू द केस ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन, वो भी सिमिलर था, लेकिन वहाँ पे हमको सिर्फ थर्स्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और थर्स्ट और एक्सेलरेशन को रिलेट करना था। यहाँ हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और गैसेज के इजेक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। आइए आगे बढ़ेंगे, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट एक केस और देखते हैं हम यहाँ पे। कई बार इस तरह के क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो कंफ्यूजिंग होती है और स्टूडेंट्स हैंडल नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, जिस साल में भी आया था मुझे अच्छी तरह से ध्यान है। व्हेन स्टूडेंट्स हैंडल दिस क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आ गए थे। वेयर एज द क्वेश्चन कैन बी हैंडल्ड जस्ट इन वन लाइन इफ यू आर एबल टू डिकोड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इस बात को जरूर समझिएगा। Have a look, the case is of 3 cylinders on a block. A steel block of 10 kg rest on a horizontal floor as shown. जो गिवन है उसको फिगर भी गिवन है तो उससे रिलेट करते चलिए। 10 kg का एक ब्लॉक है, दिमाग में रजिस्टर कीजिए। When 3 iron cylinders are placed on it, इसके ऊपर 3 आयरन सिलेंडर रख दिए अपन ने। The blocks and cylinder go down with an acceleration, मतलब विद सपोर्ट ये वेट बढ़ गया है तो ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। Now it is asking the normal reaction R dash by the floor, मतलब यहाँ पे इस फ्लोर की वजह से यहाँ पे कोई नॉर्मल रिएक्शन आर डैश एक्ट कर रही होगी ब्लॉक्स पे ऊपर, फ्लोर पे नीचे। इफ मास ऑफ आयरन सिलेंडर्स आर इक्वल टू 20 kg ईच, हर एक का मास 20 है तो ये हो गया 60 और 10 इसका टोटल मास हो गया 70 और ये सब कुछ एक साथ नीचे जा रहा है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं FBD ऑफ ऑल बॉडीज। वाई आई एम ड्रॉइंग ऑल बॉडीज टुगेदर, क्योंकि ये सारे एक साथ चल रहे हैं तो मुझे अलग अलग लेने की जरूरत ही नहीं है। सो इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा mg, दैट इज 70 g, क्योंकि टोटल मास 20 20 20 और 10 70 किलोग्राम है। अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी इसके ऊपर r डैश, और ये नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन इक्वल टू 0.2। सो व्हाट इक्वेशन यू आर गोइंग टू यूज, 70 g माइनस r डैश इज इक्वल्स टू 70 इंटू 0.2। वैल्यू ऑफ r डैश आई एम गेटिंग इज 70 multiplied by, in this situation g will take as 10, r dash इधर आ जाएगा, this minus 70 into 0.2 is 14, so this comes out to be 700 minus 14 is 686 Newton। यहाँ पे रिएक्शन फोर्स का वैल्यू आ गया एंड दिस वुड बी आवर आंसर फॉर दिस केस।
आप देखें क्वेश्चन के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन भी दे रखा है जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वर्टिकल मोशन में कोई मोशन टेंडेंसी देगा ही नहीं। एंड इफ देयर इज नो मोशन टेंडेंसी, देयर इज नो यूज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कई क्वेश्चन में कुछ डेटा कंफ्यूज करने के लिए भी दिया हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा डेटा आपका यूज़ हो ही रहा है, बट आपको जो चीज़ निकालनी है उस चीज़ के लिए आपको क्वेश्चन हैंडल करना है, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट एक केस और देखते हैं यहाँ पे, दैट इज द डैम्पिंग फोर्स ऑन अ बॉडी। डैम्पिंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है उसको कहते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी कोई फोर्स अपोज करेगा तो उसका एक्सेलरेशन या तो रिड्यूस होगा या वो रिटार्डेशन बढ़ाएगा। Have a look on this situation which says a particle is projected with a velocity v0 along x-axis and a damping force is acting on the particle which is proportional to the square of distance from origin, that is me is given to us as minus alpha x square. So distance at which particle stops means जब final speed 0 हो जाएगी, that's what we need to calculate the distance, और initial velocity v0 given है। तो आप हमेशा situation को visualize करते हुए चलें, एक body है, इसकी initial speed v0 दी हुई है, as it is moving further इसके ऊपर बैकवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है विच इज माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई एम, और हमको फाइनली जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसका डिस्टेंस s निकालना है कि कितनी दूर जाके ये रुकता है। सो a कैन बी रिटर्न एज, क्योंकि स्पीड इन्वॉल्व हो रही है तो विल यूज v dv बाई dx। अगर टाइम इन्वॉल्व होता तो a को हम dv बाई dt लिखते। दिस गिव्स अस v dv इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई एम इंटू dx। नाउ इफ विल इंटीग्रेट दिस, x 0 पे स्पीड था v0, x इक्वल टू s पे स्पीड हो गया 0। So this v0 square by 2 is equals to minus alpha s cube by 3 है। मैंने डायरेक्ट एक स्टेप स्किप कर दिया क्योंकि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3। देन व्हेन आई पुट द लिमिट फ्रॉम 0 टू s, s रह जाएगा, 0 वाला टर्म 0 हो जाएगा। सो इन दिस सिचुएशन ये माइनस भी प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक माइनस आएगा, बिकॉज लिमिट हियर इज फ्रॉम v0 टू 0। सो दिस गिव्स मी द वैल्यू ऑफ s, यहाँ पे मुझे s निकालना है। So this 3m v0 square by 2 alpha to whole power 1 by 3, that's the answer to this question. आप देखें मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट करी है, और यही हैबिट आपको बनानी है ताकि एग्जाम में आप कैलकुलेशन में जितना टाइम सेव कर सकें उतना टाइम सेव करके आप चीज़ों को हैंडल कर पाएं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ेंगे, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स एक इक्विलिब्रियम का और केस है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन पे हम चलेंगे तो इस तरह के काफ़ी एडवांस केसेस आपके सामने आएंगे जो जेईई मेन और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, कई बार एडवांस केसेस भी काम आते हैं क्योंकि वो हैंडल बहुत इजीली हो जाता है। उन्हें एडवांस इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफ़ी सारे फोर्सेज इन्वॉल्व हो गए, डीप थिंकिंग इन्वॉल्व हो गई, लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बहुत ईजिली आप क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे। दिस द केस ऑफ अ स्टेशनरी ब्लॉक प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। A block of mass 200 gram is kept stationary on a smooth inclined plane as shown in the figure by applying a minimum horizontal force F which is given as root x Newton। तो यहाँ x का वैल्यू पूछा गया है। So inclination angle 60 डिग्री गिवन है। अगर आप यहाँ पे ब्लॉक को देखें तो वापस से मैं ड्रॉ करता हूँ। दिस द ब्लॉक, इस पर एक F फोर्स लग रहा है, इस पर mg नीचे एक्ट करेगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n होगी, ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन इधर होगी, और mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट अलग होगा। इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, हियर ऑल्सो दिस इज 60 डिग्री। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ ब्लॉक का, तो एक तो राइट में एफ आ गया, डाउनवर्ड आ गया mg, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एंड दीज आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। और क्योंकि ये एक इंक्लाइन प्लेन पे है तो इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर हमको कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। Now in this case, if this angle is 60, this 60 degree angle, here also this 60 degree angle, हमको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप देखें ध्यान से, अगर इक्विलिब्रियम लेना है तो इस डायरेक्शन में इट इज n cos 60 डिग्री एंड हियर इट इज n sin 60 डिग्री। n को अवॉइड करना है तो f और mg के भी कंपोनेंट्स इक्वेट कर सकते हैं, वो एक लाइन में हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई एम लिविंग इट टू यू, यू कैन ऑल्सो ट्राई resolving the forces along and perpendicular to inclined plane, that will be a one liner solution। तो यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक अगर मैं देखता हूँ तो व्हाट कंडीशन आई एम राइटिंग, n sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू f and n cos 60 degree I am getting is equals to mg. So if I divide this, it gives me tan 60 degrees root 3 is equals to f upon mg. mg in this situation, m is 0.2 kilogram, g is 10, this is 0.2 into 10. So value of f I am getting is equals to 2 root 3. So that can be written as root 12, this is given as root x. So I am getting the value of x is equals to 12. That's the answer to this question.
आप इसी क्वेश्चन को दोबारा कर लीजिए अपनी केस नोटबुक में जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एफ के कंपोनेंट ले लीजिए और इक्वेट कर दीजिए, एन इन्वॉल्व ही नहीं होगा और वन लाइन में सेम रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट। सो स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के केसेस को भी आप बहुत कंफर्टेबली हैंडल करें, क्योंकि आप फोर्स बैलेंस करना है। दो तरह से हो सकता है, आप जितना फास्टेस्ट रूट यूज़ करेंगे एग्जाम में टाइम सेव कर पाएंगे। अभी जब हम फ्रिक्शन के टॉपिक पे चलेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होगा, एंड इन केस ऑफ फ्रिक्शन व्हेन वी नीड टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, तो सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी। जब इसी तरह के केस हम फ्रिक्शन में करेंगे तब हम उस बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं, अपकमिंग एपिसोड्स में नए केसेस के साथ मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।